जय हिंद साथियों, गारंटी सक्सेस के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपको पता है, आज 21 मई 2023 है और आज MPPSC प्री की एग्ज़ाम हुई है, जिसमें आज हम MPPSC प्री का जो फर्स्ट पेपर है, GS का पेपर है, उसका हम आज पेपर एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि इस पेपर का एक संभावित कट ऑफ क्या होने वाला है। आज हम पेपर को पूरे विस्तृत से एक एक क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे और देखेंगे कि बच्चों ने किस तरह से इसको स्कोरिंग किया है, उसमें भी अपने को हेल्प मिलेगी। साथ ही बिना टाइम गवाए आपको कुछ भी किसी भी तरह की कोई पेपर से संबंधित प्रश्न हो तो वो आप हमारे YouTube चैनल में नीचे कमेंट करें, ताकि हम आपकी समस्याओं पर और नए वीडियो बनाएं। ठीक है, तो अब पेपर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने ये पेपर है PSC MPPSC का आज का, तो हम एक एक क्वेश्चन को विथ आंसर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो बीना नदी किसकी सहायक नदी है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमने बच्चों को क्लास में पढ़ाया था कि पूरा नदियों को पूरे मैप के माध्यम से एक एक नदी कहाँ से कहाँ तक निकल रही है। ऑप्शन देखते हैं, बेतवा, धसान, बेवस और बनास। तो इसका राइट आंसर है बीना नदी का संबंध है पूरा का पूरा हमारी बेतवा नदी से। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है बेतवा नदी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है भाई मंडला। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो मंडला जिले में अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अखरानी और मथवार की पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी, क्योंकि अखरानी और मथवार की पहाड़ियों के मध्य यही है जो एक नदी की निकलती हुई बुरहानपुर से आगे जाती हुई देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है आपका आंसर है श्योपुर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां क्वेश्चन। चलिए आइए, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में सिंचाई का प्रमुख साधन है तो वो है हमारा कुएं और आप ट्यूबवेल को देखोगे, कुएं और ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर सिंचाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों में युग्मों में से कौन सा गलत है? तो भाई सिंचाई परियोजना आप देखेंगे कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो बारना का संबंध रायसेन से बिल्कुल सही है, कोलार सीहोर से संबंधित है। सुक्ता बैतूल में नहीं, सुक्ता खंडवा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जोड़ा जो है वो गलत है, बाकी पुनासा खंडवा में है, ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 7वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लो एस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जल्दीबाजी में ये नहीं पढ़ते। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है बच्चों की, वो और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि लो एस्क से संबंधित चीजें बतानी है, पर वो ये पूछ रहा है कि नहीं बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, लो एस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 3रा स्थान है। नंबर 2, जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव है। नंबर 3, यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। और नंबर 4, छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लो एस्क के भंडार घट गए। बिल्कुल सही बात है, छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद लो एस्क उनकी उधर चला गया है। यहाँ में जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा, बिल्कुल सही बात है, लोहे में सिलिका की मात्रा पाई जाती है, तो ये भी सही है। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव में, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का 3रा स्थान नहीं है, ये आपका आंसर गलत है। तो इसका आंसर होगा 7वें का ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां है, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है उन मिट्टी के संबंध में आपको विचार करना है। ऑप्शन पढ़ते हैं,
भाई बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वहां पर लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है। लाल पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, इसको हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे उपजाऊ मिट्टी तो होती है, कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। काली मिट्टी में भी उर्वरता होती है, लेकिन लाल पीली मिट्टी में उर्वरता नहीं होती है, तो एक कथन ये हमको गलत लग रहा है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर है, मतलब कि हमको 2 पर डाउट है, ये इसकी संभावना गलत है कि ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है। इसका मतलब इसका आंसर है डी आंसर इस राइट आंसर 1, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों को रटा हुआ है। निम्नलिखित में से मैग्नीज के बड़े भंडार किस में है? अरे भाई बहुत, ये तो रद्दी क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। मैग्नीज की खदान, सबसे बड़ी खदान हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है, जिसका राइट आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं? फिर एक बार बताना चाहता हूं कि यहाँ लिखा हुआ है नहीं है, इस पर ध्यान देना है। भाई कौन सा जलवायु के संबंध में सही नहीं है? शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिण भागों की तुलना में कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी बताया अगला क्वेश्चन इसके ऊपर ही था, जहाँ पर मंडला जिला हमने लगाया था। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्से में अधिक गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड होती है, तो तापमान कम रहता है, बिल्कुल सही है। और सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है, तो इसका राइट आंसर है कि ये सही नहीं है, इसमें सी आंसर आपको राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, हमारे देश में राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सजा को माफ कर सकता है, तो इसके लिए वर्णन है, क्षमादान की शक्ति का वर्णन है 72 में, आर्टिकल 72। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहा? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाइयों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो ये कोटेशन है, ये फैक्चुअल है, तो ये स्टेटमेंट दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को, ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बार बार क्लास में पढ़ाया कि महाअभियोग का संबंध अनुच्छेद 61 से है, आर्टिकल 61। ये टेस्ट में भी आया था, टेस्ट में भी दिया था प्रैक्टिस सेट में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो भाई जितनी ज़्यादा स्पर्धा होगी उसी से विदेशी व्यापार में फायदा होगा, तो इसका आंसर है ए। माल की उपलब्धता में कमी, ये कोई विकास का कोई द्योतक नहीं होता है। आर्थिक विकास में कमी, ये भी नहीं है। उच्च बेरोजगारी दर, ये तीनों ऑप्शन अपोजिट है, इसका राइट आंसर है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। 1949, 1935, 1969, 1992। तो आपको पता है कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 16वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कोष्टक में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? बिल्कुल राइट आंसर है। इसका अनुच्छेद, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर है अनुच्छेद 222। इसका ए आंसर इस राइट है। इसी के तहत कोई भी राष्ट्रपति, जो भी आपका राष्ट्रपति रहेगा, वो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किसी भी जो वाद है उसको ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन किसकी सलाह से? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
जब संविधान सभा की सभा हुई थी, पहली हुई थी, फिर दूसरी हुई थी, फिर तीसरा चरण आया था, तब जाके किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने ये क्या किया था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का 51वां संविधान प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना, 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं, SC ST के राष्ट्रीय आयोग का विभाजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51वां संविधान संशोधन का पूरा संबंध है हमारे मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करने से है। इसका राइट आंसर है ए, 18वें क्वेश्चन का ए आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। भाई प्रांत में द्वैध शासन 3 तरह से है, केंद्र में अलग द्वैध शासन, प्रांत में अलग द्वैध शासन, कंपनी में द्वैध शासन अलग होता है। यहाँ प्रांतों का पूछा, तो प्रांतों में द्वैध शासन का संबंध पूरा संबंध हमारा किससे है, 1935 का भाषा सरकार अधिनियम से, 1919 का भारत सरकार अधिनियम से, 1867 का भारतीय परिषद अधिनियम से, 1909 के पार्लियामेंट से। तो इसका राइट आंसर है क्या, 1919 का भारत सरकार का अधिनियम आया था, उसके तहत ये प्रांतों में देश शासन की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो ये कोटेशन है महात्मा गांधी का, ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 21 पर 21 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार, दक्षिण और पूर्व एशिया की बात कर रहे हैं, मतलब कि भारतीय आपके पूर्व दिशा की ओर सीमा पार नदी मिकांग नदी निम्नलिखित किस देश से नहीं गुजरती है। तो कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश और लाओस, इन तीनों, ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के तीनों देश है, इन तीनों में ये नदी गुजरती है। बांग्लादेश में मिकांग नदी नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक रही। मैंने बच्चों को क्लास में बोला था कि जनगणना आपको पहले करना है, करीबन 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर एग्जाम में, हर पेपर में अभी तक जनसंख्या के क्वेश्चन आए हैं। इस बार भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा और बहुत सरल क्वेश्चन पूछा है कि भाई किस राज्य में महिला साक्षरता का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो मिजोरम राज्य जो आप देखोगे, यहाँ पर महिलाओं का साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक था 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2011 की जनगणना, देखो जनगणना से कंटिन्यूसली क्वेश्चन दे दिया। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी, ये आपको बताना है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय और पंजाब। तो आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा मेघालय में आपको देखने को मिलेगी। इसका राइट आंसर है सी। चलिए आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इसको देखते हैं अपन। 90 ईस्ट रीज यानी कि 90 डिग्री पूर्व रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। देखो 90 ईस्ट रीज का संबंध पूरा का पूरा हिंद महासागर से है, तो इसका राइट आंसर है आपका हिंद महासागर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। फिर देखो मैंने कहा था, ये टेस्ट में जब मैंने क्वेश्चन भी दिया था तब भी कहा था कि पीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि जिसमें आखिरी में नहीं है, और बच्चा यही गलती करता है, वो नहीं शब्द को नहीं देखता है और इस गलत फहमी में क्वेश्चन गलत करके आ जाता है। चलो अपन देखते हैं कि पहला ऑप्शन, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, ये बात तो बिल्कुल सही है।
कि दिन ब दिन हमारे यहाँ पर इसमें वृद्धि होती जा रही है। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा की क्षमता का लगभग 22% है। ये भी हाल ही की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि गुजरात में 22% है। वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता का 24% है। ये भी पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश में देश में तीसरा स्थान है, ये गलत है। मध्य प्रदेश अभी तो इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा पवन ऊर्जा की क्षमताएं नहीं विकसित हुई हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश में पिछड़ा है। इसके लिए इसका राइट आंसर है डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक देश नहीं है? देखो ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है। लैंड लॉक्ड क्या होता है? लैंड लॉक्ड उसको बोलते हैं कि भाई ऐसा ये प्लेस हो गया, तो ये भी प्लेस से, ये भी प्लेस से, चारों ओर से किसी प्लेस से घिरा हुआ, मतलब इसकी सीमा ना किसी समुद्र को छूती है ना किसी अन्य महासागरीय नदियों से छूती हो, तो उसको बोलते हैं लैंड लॉक। तो अब ये देश में बोला, तो एशिया में निम्न कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? नेपाल स्थल रुद्ध है, इसका अधिकांश हिस्सा तो बाहर से ही घिरा हुआ है। ऊपर चाइना है। थाईलैंड को देखें, थाईलैंड का बहुत सारा हिस्सा जो है वो समुद्री सीमा को टच करता है। इसका आंसर है आपका थाईलैंड। लाओस ये भी घिरा हुआ, और भूटान तो घिरा हुआ है भारत से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं अपन। भारत में लो एसके के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको फिर बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है लो एसके के संबंध में। तो पढ़ते हैं। हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लो एसके के भंडार है। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ तो वैसे लोहे के 4 अंश पाए जाते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और लाइमोनाइट, लेकिन हमारे देश में मुख्यतः देखें तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ही पाया जाता है। देश के लोहे एसके के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और उड़ीसा में। देखते हैं 80% झारखंड और उड़ीसा में, ये इस पर डाउट लग रहा है। कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लो एस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। बेल्लारी क्षेत्र तो प्रसिद्ध ही है लो एस्क के लिए। और मयूरभंज जिले का लो एस्क में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल सही बात है। मयूरभंज जिला जो है वो लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब बी आंसर जो है वो सही नहीं है कि 80% ये नहीं करता है। ठीक है, कुल संचित भंडार का भंडारण में अलग स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28वां। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे उत्पादक है? देखो ये तो पिछला है और अभी तक वही है। मूंगफली का पूरा संबंध आपका गुजरात से है। कि पहले भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मूंगफली में अग्रणी राज्य है आपका गुजरात। चलिए आगे चलते हैं। एटलस पर्वत, भाई बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है एटलस अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन निम्नलिखित में किस प्रकार के वन है? भैया सुंदरवन किस प्रकार के वन है? ये क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। लाइफ ऑफ पाई ये मूवी भी आई थी, इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। इसमें भी इसके बारे में था। सुंदरवन के अच्छे घना जो जंगल है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो किस प्रकार के वन है? तो वनों के बारे में तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, अल्पाइन वन, उपोष्ण चीड़ वन और तटीय ज्वार। तो वहाँ पर ये तट वाला एरिया है और ज्वारी है, इसलिए यहाँ पर 30 जो है क्वेश्चन नंबर उस राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक, ये 1 मिनट में देखता हूं ये पूरा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर ये मिस हो गया था, ठीक से आया नहीं, का उदाहरण नहीं। आभासी सहायक का मतलब होता है वर्चुअल, कोई भी चीज़ वर्चुअल होती है उसको आभासी बोलते हैं। तो उसका सहायक नहीं है। एलेक्सा ये हमारी मदद करता है। आपको जानते हो आजकल आप फ़ोन भी यूज़ करते तो उसमें भी बोलते हैं ओके गूगल कहने पर वो हमारी क्वेश्चन का जवाब देता है। तो एलेक्सा भी है, कॉर्टोना भी है, सीरी भी है, कॉर्टेसा ये नहीं है। तो ये आभासी सहायक का एग्जाम्पल नहीं है। इसका आंसर होगा डी आंसर इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? ई गवर्नेंस किस लिए होती है? ये भी कुछ ही दिन पहले मैंने क्लास में बताया था। ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें।
तो नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना, नहीं, ये इसका संबंध नहीं। नागरिक को उचित और पक्षपात विहीन निर्णय देना, ये भी गलत है। तकनीकी आधारित शासन व्यवस्था देना इस राइट आंसर, इसका आंसर है सी आंसर इस राइट है। और वाणिज्यिक कॉमर्स में लोगों को विश्वास सुनिश्चित करना, नहीं, सी आंसर इस राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी इज राइट आंसर। 33 का क्वेश्चन है, जॉन मैकार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं। साइबर सुरक्षा की क्या विशेषता है? अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, सभी बिल्कुल सही बात है। आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा करता है, खतरे की रोकथाम और अनुपालन, डी आंसर इज राइट आंसर, सभी उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति का स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? भाई उच्च परिपथ, उच्च स्विचिंग जो है, उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जेनर डायोड, वेरेक्टर डायोड, टनल डायोड या शॉर्ट की डायोड? तो इसका राइट आंसर है शॉर्ट की डायोड का उपयोग किया जाता है उच्च स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कौन सी चीज नहीं जुड़ी हुई है? आपको ये देखना है कि इसका पक्षपात का स्रोत नहीं है। डेटा, एल्गोरिथमिक, लॉग या क्षमता? तो इसका राइट आंसर है क्षमता। ठीक है, क्षमता का इसका संबंध। लॉग का मतलब ये लॉग नहीं, ये है लॉग, एलओजी, लॉग वाला, रीजनिंग वाला। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 37 वाला, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक होल युग्म पैदा करने में कौन सी तकनीक का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आपको बताना। तापीय सक्रियता से होता है, संगठन या आयनीकरण से भी होता है, प्रकाशीय सक्रियता से, अशुद्धि, अंतःक्षेप, इस प्रक्रिया द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसको हम देखते हैं। देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? देश की सीमाओं से परे यानी कि भारत के बाहर ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? अमीरी, अंतरक्रियाशीलता, विश्वव्यापी पहुंच या सर्वमान्य विदिता? तो देखो, जब आपने देखा होगा एलपीजी का कंसेप्ट आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबल स्तर पर लोगों को अपने से जोड़ना है, तो इसके लिए विश्वव्यापी पहुंच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका राइट आंसर है सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं, मतलब रोबोट आपकी क्या हेल्प नहीं कर सकता? इन ऑप्शन में से आपको देखना है। नंबर 1, वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, वह थकते नहीं और नहीं विश्राम करते हैं। ये नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, ये इसका फ़ायदा नहीं है, इससे कोई ये फ़ायदा नहीं मिलता है ये, तो इसका आंसर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, स्पष्ट कंटेंट लिखना, छोटा कॉन्टेक्ट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, या लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। तो ये थोड़ा सा विवाद वाला प्रश्न है, इसका आंसर अभी हमें आयोग के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा, आदिवासी क्षेत्र में, नृत्य में, संगीत में, या भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार? तो निर्मल वर्मा पुरस्कार का संबंध है डी आंसर, इसका राइट आंसर है भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास करने के लिए निर्मल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारासिंगा नामक शुभंकर पेश करने वाला भारत का राष्ट्रीय उद्यान है? ये बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लास में बच्चों को बताया था,
इसका लोगो भी बताया था कि किस तरह का, यहाँ जैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में ये लोगो देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला जिले में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? ढोकरा कला के लिए सही नहीं है, ये आपको बताना है। यह कला बैतूल के भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, ढोकरा कला का संबंध बैतूल के भारवा आदिवासी समुदाय से है। यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, ये भी सही है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, ये नहीं है। ये सजावटी कपड़ा कला का इसे कोई लेना देना नहीं है। सभी कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है सी। सी आंसर इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। 44, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक और उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिला है? ये भी क्लास में पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है सांची। सांची में आपको 3 स्तूप देखने को मिलेंगे, तो वहां पर उसके 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 45, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट और सादत खान और वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है? तो आपको पता है कि शहादत खां ये महू में थे, तो महू का पूरा संबंध इंदौर से है, तो इसलिए जिले के हिसाब से हम इंदौर को सही लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म का आपको चयन करना है। साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद सजन पीठ मुंशी प्रेमचंद जी, ये उज्जैन में भी, ये भी सही है। मुक्ति बोध सजन पीठ ये सागर में है। तुलसी शोध संस्थान ये भोपाल में नहीं है, ये गलत आंसर है, तो इसका डी आंसर इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 47वां, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? तो अल बहरी, अल मसूदी, अल बरूनी, इब्न बतूता, तो इसका राइट आंसर है अल बरूनी। अल बरूनी ने गांगेय देव उसकी राजधानी त्रिपुरा का विस्तृत वर्णन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 48वां प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो इसका द्वारिका प्रसाद मिश्र का संबंध है यहाँ पर सूर्योदय, प्रभा, लोकमत और संध्या, इसका राइट आंसर है लोकमत। लोकमत से इसका संबंध है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में किस प्राचीन नगर से संबंधित? देखो धर्मराजेश्वर अपन ने पढ़ा भी था उधर, धर्मराजेश्वर पूरा संबंध है दशपुर, दशपुर से इसका संबंध है, तो इसका आंसर है राइट। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो क्वेश्चन पढ़ने पर ही आपको आंसर मिल जाएंगे, ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रश्न 50वां क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन है, आनंद सिंह श्याम और धनइया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में किस कला से है? ये ढोकरा कला से है, गौण चित्रकला से, पिथौरा चित्रकला से है, बाग प्रिंट से। तो इनका संबंध है गौण चित्रकला से संबंध रखते हैं आनंद सिंह श्याम और धनइया बाई कलाकारों का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कोयले का सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है, 3rd नंबर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए? भाई कपास यानी कि कपास के लिए 2 ही जिले खंडवा और खरगोन है। हालांकि पूरा निमाड़ कपास के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। मंदसौर ये ऊपर वाला जिला, शहडोल ये भी नहीं है, सतना और बुरहानपुर, इसका राइट आंसर है बुरहानपुर, क्योंकि वैसे कपास के लिए खंडवा और खरगोन जाने जाते हैं, लेकिन चूँकि निमाड़ एरिया है इसलिए बुरहानपुर कपास और केले दोनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो खुटिया पटेल के रूप में संबोधित करने वाला है सहरिया। सहरिया जनजाति को खुटिया पटेल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। देखो ये मध्य प्रदेश से जनगणना से ये 3रा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इसमें पूछा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व हम जानते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग निवास करते हैं। तो सबसे कम
तो इसका आंसर है डिंडोरी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो आपके मध्य प्रदेश में डिंडोरी में देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिला को कितनी राशि दी जाएगी? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अभी ये योजना चल भी रही है मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी की सरकार द्वारा, तो ये 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की गई है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, 56वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया? भैया मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन मात्र 3 बार लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है 3। ये सबसे हलवा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत को घोषित होने के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या होना चाहिए? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। 1000 की जनसंख्या पर ही ग्राम पंचायत घोषित की जाती है। जिसकी संख्या 1000 से कम होती है तो फिर पड़ोसी गाँव में जहाँ पर पंचायत होती है उसको अटैच कर दिया जाता है। जब तक 1000 जनसंख्या नहीं होती तब तक वहाँ पर पंचायत का गठन नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं अपन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्ष? जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं हो तो उसमें फिर कोई भी बैठक होती है तो उसमें मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री का गृह विभाग या मुख्यमंत्री द्वारा नामित निर्दिष्ट मंत्री वित्त विभाग, मंत्री संसदीय कार्य। तो इसका आंसर है जिस मंत्री को मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा वह व्यक्ति जो है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका आंसर बी है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल, नंदिनी सतपथी, आनंदीबेन और द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू तो राष्ट्रपति भाई वर्तमान में, तो इसका राइट आंसर है सरला ग्रेवाल। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ, पहले भी आ चुका है। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। चलिए आगे चलते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये पहली भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में देखने को मिले थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपेंडिक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो दूसरे संस्करण का मेजबान पुणे शहर था जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर इसका सी आंसर इस राइट आंसर है। चलिए 63वां क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन, भारतीय सेना के मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की 2021 में? तो क्वांटम प्रयोगशाला का पूरा संबंध महू से है, क्योंकि यहाँ पर आर्मी से संबंधित यहाँ पर केंद्र भी है। चलिए अगला क्वेश्चन 64 वाला, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर। तो इसका संबंध है, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का संबंध है इंदौर से। इंदौर में यह आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 65वां, क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? जकार्ता, हेग, जिनेवा या रोम? इसका राइट आंसर है रोम। रोम में आपको FAO का मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना। देखो ये योजनाओं से संबंधित पुराने सन की योजनाएं पूछी, इसकी नहीं है, हालांकि हमने क्लास में पढ़ी थी। इसका पूरा संबंध सौभाग्य योजना का विद्युत से है, विद्युत मंत्रालय से है। तो इसका आंसर है बी आंसर, कि ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो बी आंसर इस राइट आंसर है, विद्युत मंत्रालय से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सभी बच्चों को पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। मनोज पांडे अभी वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष पद पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब आपको बताना कि कौन सा राइट है, और नीचे इसमें कूट भी दी है, तो कूट के हिसाब से आपको देखना है कि कौन कौन सा सही है।
क्या रंगास्वामी कप का संबंध पोलो से है? ये सत्य है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से, यादविंद्र कप हॉकी से, रोवर्स कप फुटबॉल से। तो रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से, ये भी सही है। यादविंद्र कप हॉकी से संबंधित है, शीश महल क्रिकेट से। रंगास्वामी कप का संबंध पोलो से नहीं है। इसका मतलब कि इसमें 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन के हिसाब से देखे हैं तो बी आंसर राइट है आपका। 2, 3 और 4 बी आंसर इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 69 वाला। हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ये थोड़ा सा 2020 का इसने करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है, बच्चों ने अभी का याद किया होगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन के हिसाब से सरपाल सिंह, जूड फेलिक्स, सेबेस्टियन, रोमेश पठानिया, मर्जबान पटेल। तो इसका राइट आंसर है रोमेश पठानिया। सी आंसर है कि 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड मिला था। चलिए 70वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? तो एक ही नाम आता है गोल्डन बॉल पुरस्कार में, वो है लियोनेल मेसी। बी आंसर इस राइट आंसर है। चलिए 71वां प्रश्न। अब आयोग से कुछ क्वेश्चन है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसकी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए एक समिति बनती है और उसकी अध्यक्षता करते हैं राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके द्वारा। ऐसा कैसा केंद्र में होता है, केंद्र मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो उसमें भी समिति बनती है, पर उसमें जो अध्यक्षता करते हैं समिति की वो प्रधानमंत्री करते हैं। राज्य का है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। चलिए 72वां प्रश्न। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो ये संशोधन हुआ था, इसमें 5 सदस्यों के बारे में बताया गया था कि 5 सदस्य अशासकीय हो सकते हैं 72 में। 73वां प्रश्न कोर्ट वाला प्रश्न है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए, यानी कि आपको सारी बातें सोचना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला, मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्था को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही है। मानवाधिकार का काम ही यही होता है कि जो संस्थाएं कार्यरत है उनको प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना। आयोग का काम मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना भी बिल्कुल सही है। तो मुझे ऑप्शन दोनों सही लग रहे हैं। कोट देखते हैं। कथन ए सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सही व्याख्या करते हैं। दोनों कथन 1 और 2 सत्य है। बिल्कुल सही है। डी आंसर इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, 74वां क्वेश्चन। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसियों को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है? भाई केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना का श्रेय के संतानम को जाता है। ऑप्शन के हिसाब से के संतानम राइट है। बी आंसर यहाँ पर सही है। चलिए 75वां प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति यानी कि आपकी एससी आयोग का संबंध 338 से है। 338 में एससी आयोग और 338 ए में आपका एसटी आयोग हो जाएगा। तो 338 आंसर इस राइट आंसर। चलिए 76वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? कौन व्यक्ति राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नहीं जा सकता? पत्रकारिता के क्षेत्र का व्यक्ति जा सकता है, विधि के क्षेत्र का व्यक्ति ये भी जा सकता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र ये जा सकता है, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य बिल्कुल नहीं जा सकता। कोई भी विधायक इसके पद पर, सूचना आयोग के पद पर नहीं जा सकता। जिसका राइट आंसर है डी। चलिए अगला क्वेश्चन 77। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 315, 328, 238। इसका राइट आंसर है भाई यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का संबंध पूरा का पूरा अनुच्छेद 315 में है। यूपीएससी, जॉइंट पीएससी, स्टेट पीएससी का संबंध यहीं से आता है।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 78। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का श्रेय जाता है भारत के प्रधानमंत्री को, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष के रूप में हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो इस पद पर होते हैं। तो उन्हीं की अनुशंसा पर उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि इसको बोलते हैं हम CAG के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट है? तो सभी के हम पहले ही संविधान पढ़े थे, तो 12 अनुसूचियाँ पढ़ी थी, उसमें से हमने दूसरी अनुसूची को पढ़ा था कि जो संवैधानिक पद पर रहते हैं उनके वेतन और भत्तों का वर्णन होता था। दूसरी अनुसूची भारत के संविधान का, यहाँ पर बी आंसर ये सही है। चलिए 80वां प्रश्न आपके सामने है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है 1 फरवरी 1994 को की गई है। इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य ये बचपन से पढ़ा हुआ है, 9वीं 7वीं 8वीं 9वीं में खूब पढ़ा है चैप्टर हमने, हरिहर और बुक्का राय द्वारा 1336 आंसर इसका सही है। AD में 1336 AD में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जो PSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी इसको बना देंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ये पंक्ति प्रसिद्ध है, हर किसी मंदिर में आपको सुनने को मिल जाएगी। ये कबीरदास से संबंधित है। कबीरदास जी एक बहुत बड़े अच्छे दार्शनिक थे। इसको हम मेंस में पढ़ेंगे, मेंस के चौथे पेपर में। तो ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ थी। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? ये भी बहुत इजी है, ये टेस्ट पेपर में भी दिया था। 3 कठिया पद्धति के नाम से नील की खेती को उस समय ये जाना जाता था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में हुआ था, सभी को पता है। सबसे सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र या बिहार? तो परमहंस मंडली का संबंध है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? बहुत इजी है, ये महात्मा गांधी का आखिरी आंदोलन था और उसमें कहा था उन्होंने डू और डाई, करो या मरो, और इस तरह से 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न 86वां प्रश्न हम देखते हैं। तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अल-बरूनी, अब्दुल रज्जाक? तो इसका राइट आंसर है अल-बरूनी। अल-बरूनी ने तहकीक ए हिंद किताब को लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन, संताल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। संताल विद्रोह का संबंध पूरा सिद्धों से है, सिद्धों इसके मुख्य नेता थे। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना, तो इसका संबंध है मुंबई में हुई थी, मुंबई जो कि है महाराष्ट्र राज्य में आता है। तो 88 का आंसर है डी, महाराष्ट्र। अब 89वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? कहाँ पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? देखो ये कंफ्यूज किया होगा बहुत सारे बच्चों को। निम्नलिखित में किस स्थान पर बौद्ध गुफा नहीं है? अजंता, बाघ, सांची और वलसार। देखो यहाँ पर ये गुफाएं दे रहा है, बच्चे इसको स्तूप समझ रहे होंगे, क्योंकि स्तूप जो है अजंता में भी, बाघ में भी, सांची में भी, वलसार में भी है, लेकिन यहाँ पर गुफाएं स्थित नहीं है। गुफाओं की बात की गई है, तो गुफाएं देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें सी भी हो सकता है और डी आंसर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, पर ज़्यादा संभावना है डी की। अब देखते हैं इसमें आयोग क्या इसको आंसर मानता है। चलिए 90वां क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी? तो अलवार और नैनार, अलवार यानी कि जो विष्णु भगवान को मानने वाले अनुयायी होते हैं, और नैनार यानी कि शिव भगवान को मानने वाले, शिव धर्म से संबंधित होते हैं। तो इनकी संख्या अलवारों की 12 है और नैनार 63 थे। तो इसका आंसर है ए, आंसर इसका सही है। चलिए 91, क्वेश्चन नंबर 91,
एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ विपोर्ट को कहते हैं? सेडल जोड़, फाइब्रस जोड़, कॉर्टिलेजिनस जोड़ या सोनोवियल जोड़? तो इसका आंसर है सोनोवियल जोड़। डी आंसर इसका राइट है। ये एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को कहते हैं। चलिए 92, क्वेश्चन नंबर 92, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन को निम्नलिखित में किसके लिए विकसित किया गया था? सूखा प्रतिरोध के लिए, कीट प्रतिरोध के लिए, जीवाणु प्रतिरोध के लिए, फफूंदी प्रतिरोध के लिए? तो आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन को निम्नलिखित में किसके लिए विकसित किया था? बीटी बैंगन का संबंध है कीट प्रतिरोध के लिए, कीटों को रोकने के लिए आपने बीटी बैंगन को परिवर्तित किया था। अगला क्वेश्चन है 93वां, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक है? देखो उसमें प्रोटीन भी होता है और विटामिन भी जिम्मेदार होते हैं। तो विटामिन जो है खून का थक्का जमने में सहायक होता है, तो इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 94, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग का पूरा संबंध होता है कैडमियम से? कैडमियम के जितने ज़्यादा संपर्क में आएंगे इटाई रोग होने का खतरा बढ़ जाएगा। 95 का क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादन के लिए अनिवार्य किया गया है? तो इसके लिए है FPO इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आयुष किसका संक्षिप्त? तो ए माने आयुर्वेद, वाई माने योग, यू माने प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा हम बोल सकते हैं यूनानी चिकित्सा पर, एश यानी कि सिद्ध और एच यानी कि होम्योपैथिक। इसका आंसर है ए आंसर इस राइट आंसर है। चलिए 97वां क्वेश्चन, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, तो उसको इकोस्फीयर बोलते हैं, इको बाउंड्री बोलते हैं, इको ट्विन बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। इकोटोन को दो क्षेत्र जो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र उनके मध्य की सीमा बोलते हैं या संक्रमण क्षेत्र के रूप में काम करने को बोलते हैं, इकोटोन कहलाता है। चलिए 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तप्त स्थल मतलब तप्त मतलब गर्मी वाला, जैव विविधता के क्षेत्र से बहुत तप्त होता है। तप्त का मतलब यहाँ पर उमस टाइप ज़्यादा होती है। थार मरुस्थल राजस्थान में है, यहाँ पर ये जैव विविधता के क्षेत्र से तो थार मरुस्थल है ही नहीं, जैव विविधता नहीं है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन का पठार, तो पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता है और यही यहाँ का तप्त स्थल के रूप में जाना जाता है। तो 98 का बी आंसर सही है। चलिए 99वां क्वेश्चन, वायु की गति का मापन किया जाता है, साइंस का क्वेश्चन है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से भी नहीं, अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर द्वारा एनीमोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वो वायु की गति को मापने में किया जाता है। ठीक, और आज का आखिरी क्वेश्चन है IIMF यानी कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये संस्थान कहाँ पर है? भोपाल, जबलपुर, देहरादून या दार्जिलिंग? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का संबंध है भोपाल में इसका मुख्यालय है। इस तरह से हमने ये 100 क्वेश्चन का MPPSC 2023 21 मई का जो पेपर हुआ था उसका हमने पूरा पेपर एनालिसिस कर लिया है। पेपर के बारे में बच्चों से भी ये रिव्यू जाने थे वहाँ से, और जो एनालिसिस किया हमने तो पिछले पेपर की तुलना में इस बार का जो पेपर है वो कुछ हद तक जो है थोड़ा सा इजी लगा। अब इजी लगा तो कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ अप्रोक्स जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो संभावित जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो 75 से 72 के मार्क्स के बीच में रहेगा। OBC की बात करें तो OBC का ये कट ऑफ लगभग 73 से लेकर 71 के बीच में। SC की बात करें तो ये 71 से 69 और ST की बात करें तो ये 69 to 67 के बीच में रहने की उम्मीद है। पिछली बार भी हमने कट ऑफ बताया था तो इसी के आसपास अनुमानित रहा है
तो इस बार भी कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी में 75 से 72 के बीच में रहने की उम्मीद है। अभी हम आगे और भी वीडियो जारी करेंगे जिसमें हम अभी आयोग किस तरह के आंसर शीट जारी करता है उससे हम मिलान करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चनों में मान लो कि वो डिलीट करते हैं या उनके ऑप्शन कुछ और रहते हैं, तो हम उससे संबंधित कुछ भी आपको क्वेरी रहेगी आप हमारे इस YouTube चैनल के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम इस पर और भी वीडियो बना सकें। और हमारे आने वाले वीडियो से आपको जुड़ना है, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।